खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, न शोर न हंगामा, बात होगी इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। बात पते की में आज खास क्या होगा और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि यूपी टू एमपी बकरीद पर कुर्बानी की एक कहानी और बताएंगे यूपी में योगी ने कैसे सब यहां पर संभाल लिया, जबकि पश्चिम बंगाल में दीदी मॉडल आखिर क्यों फेल हो गया। इसके बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में मुफ्त पानी की नई कहानी, क्योंकि अब सरकार ने गरीब और अमीर को नंबर में बांट दिया है, तो क्या अमीरों के घर मुफ्त पानी वाला कनेक्शन कट जाएगा। वहीं 7:24 पर आपको दिखाएंगे कि कैसे एक डॉक्टर ने दूसरे की डिग्री पर नौकरी पा ली और हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर 55 मरीजों के दिल चीर डाले। खेल का तब खुलासा हुआ जब कई मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ साथ 7:30 पर आपको दिखाएंगे कि कैसे मथुरा में सिक्योरिटी संभालने वाली कंपनी ने बांके बिहारी के धाम में बाउंसर वाला बिजनेस ही शुरू कर दिया। वीआईपी दर्शन का प्रचार करके रेट फिक्स कर दिया, लेकिन योगी फोर्स से बाउंसर के जो बिजनेसमैन है वो बिल्कुल भी बच नहीं पाए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। बकरीद पर मुख्यमंत्री योगी ने जो लकीर खींची थी, उत्तर प्रदेश ने किसी ने भी उस लकीर को पार करने की कोई भी जरूरत नहीं की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। योगी फोर्स ने सुरक्षा के जो इंतजाम किए थे उसका असर ये पूरी तरह से है। बकरीद पर शहर शहर अमन शांति की तस्वीर सामने आई है और इस बार किसी की मनमानी न चली है। 4 दीवारी के अंदर ही नमाज और कुर्बानी हुई, कहीं कोई बवाल नहीं और ना ही कोई शरारत, सब कुछ यहाँ अंडर कंट्रोल रहा। क्योंकि ड्रोन की पैनी नजर और योगी फोर्स की मुस्तैदी से यूपी के शहरों में शांति का माहौल दिखा। हालांकि अलीगढ़ में मुस्लिमों ने लोगों को भड़काने की भी कोशिश की, नमाज के बाद सड़कों पर भी आए, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो सकी। हम जैसे हम और लोगों की आस्था का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही लोग हमारी आस्था का ख्याल रखते हैं। क्या बात है, हम अपना मजहब थोड़ी छोड़ सकते हैं। एक मिनट में हाथ हो जाती है, तो फिर हमारी भी भावनाओं का ख्याल रखें। और क्या मुसलमानों के ऊपर किया यार, आप बिल्कुल देखते नहीं हो आप कि पहले के 15 मिनट के लिए नमाज होती है और ये रोकर आगे करते हैं, क्या मतलब इसका। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, यूपी के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की मुस्तैदी थी। लखनऊ से लेकर संभल और वाराणसी तक पूरे दिन पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। चप्पे चप्पे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। संभल और चंदौसी, जो हमेशा विवादों में रहता है, वहाँ भी 4 दीवारी में नमाज और कुर्बानी हुई। व्यवस्था है तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह हुई वो भी बाउंड्री के 4 दीवारी के अंदर हुई। बकरीद के मौके पर योगी सरकार की सजगता और इंतजाम का ही असर है। यूपी में शांति का माहौल है। और अब हम आपको बकरीद पर नमाज का दीदी वर्सेस योगी मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सड़क पर नमाज की गई, तो वहीं दूसरी तरफ यहां उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। नमाज की ये 2 तस्वीरें अलग अलग सियासी मानसिकता को दर्शाती है। एक तरफ जहां कोलकाता में रोड पर ईद की नमाज की गई, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बेहद शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज या तो मस्जिदों में हुई या 4 दीवारी में, ताकि किसी को असुविधा न होने पाए। दरअसल इस बार कोलकाता के रेड रोड पर भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की खिलाफत कमेटी ने उसी स्थान पर नमाज की सुविधा प्रदान की और ये बता दिया कि वो विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए नियम कायदा कुछ नहीं मानती। अभी हम देख रहे हैं कि हालांकि नमाज का जो समय है वो 8:30 बजे के बाद ही है, लेकिन पहले से ही ये रास्ता रेड रोड बंद कर दिया गया है। रेड रोड कोलकाता का वो जगह है जहाँ पर गणतंत्र दिवस का परेड होता है। दूसरी तरफ यूपी में सड़क पर नमाज की सख्त पाबंदी थी। योगी सरकार ने ये क्लियर कर दिया था कि नमाज मस्जिदों या 4 दीवारी में हो, इसलिए शहरों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज हुई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे की ईद मनाई। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल में नमाज का दीदी मॉडल, जहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, और दूसरी तरफ यूपी में नमाज का योगी मॉडल, जहां शांतिपूर्ण ढंग से तय नियम के तहत नमाज अदा की गई। बिहार में भी बकरीद के दौरान नमाजियों ने पटना जंक्शन जाने वाले 3 नंबर गेट के सामने नमाज अदा की, जिससे सड़क बंद हो गई और यात्रियों को काफी असुविधा हुई, जबकि ये गेट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाने का सबसे नजदीकी रास्ता है। हैरानी की बात यह है कि पटना स्टेशन के पास जामा मस्जिद में जगह होने के बावजूद सड़क पर नमाज अदा की गई, यानी कि खुलेआम नियमों की अनदेखी और प्रशासन को खुला चैलेंज। उधर असम में बकरीद के दिन हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे डाली गई। आपको बता दें, मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें हिंदुओं के खून बहाने की बात कही, सरेआम काटने की धमकी भी देता हुआ ये नजर आया।
बकरीद के दिन मियां भाई गाय बकरी के साथ साथ हिंदुओं के खून बहाने की बात कर रहे हैं। मियां भाई का क्या हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनकी धमकी सुनिए। दादा भूल होइছে দে, ক্ষমা কৰি দিব। হিন্দু মুছলিম লৈ ভিডিঅ' আৰু নবনাও দে, সৰি। ভাবিছ নেকি তহঁতৰ ওচৰত মই ক্ষমা খুজিম ন, মাফ খুজিম? মনত ৰাখিবি, মিয়া মানুহক দেখি পাইছো, বন্ধু বান্ধৱ দেখি পাইছো, মিয়া মানুহৰ লগত কথা পাতি পাইছো, ৰাস্তা ঘাটত যাওঁতে আহোঁতে মানে দেখা পাইছো। এতিয়ালৈকে মিয়া মানুহক চিনি পোৱা নাই। মিয়া মানুহে বছৰে বছৰে ঈদত কুৰবানী দিয়ে, এইটো গম পাওঁ ন। দিলে গৰু ছাগলীৰ নিচিনা तो सुना आपने हिंदुओं को लेकर असम के मियां भाई के दिल में कितनी नफरत है, लेकिन मियां भाई ये वीडियो वायरल कर खुद ही फंस गए। वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और मियां भाई को पकड़ लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं को लेकर ऐसी कट्टरपंथी सोच कहां से आती है। देश भर में बकरीद का त्योहार शांति और कानून के दायरे में मनाया गया। न कहीं कोई शोर, न ही कोई बवाल। देश भर में बकरीद इस बार बेहद खास रहा, क्योंकि सब कुछ कायदे में हुआ, नियमों का पालन हुआ और जगह जगह पर प्रशासन मुस्तैद रहा। सुबह से ही मस्जिदों और इबादत गाहों में नमाज अदा की गई, लेकिन सबसे अहम रहा माहौल का संतुलन, क्योंकि कहीं कोई तनाव नहीं दिखा। प्रशासन की गाइडलाइन पहले से लागू थी और लोगों ने उसका पालन किया। दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर समेत कई शहरों में पुलिस की टीमें तैनात रही। देश की राजधानी में बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। ईद की नमाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव दिखा। जामा मस्जिद में लोग पहुंचे और उन्होंने नमाज पढ़ी। बकरीद की नमाज दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में सकुशल तरीके से संपन्न हो गई है। खास बात यह है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर नमाजियों ने नमाज अदा की। और वहीं मुंबई के गोरेगांव में 2 सोसाइटी में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद के बाद बीएमसी ने कुर्बानी की इजाजत नहीं दी। यहाँ इलाके में पुलिस तैनात है और कड़ी सुरक्षा में त्योहार मनाया गया। बीएमसी ने उनको दी हुई परमिशन को रद्द कर दिया है। बीएमसी परमिशन कब देती है? जब सोसाइटी अपनी तरफ से एनओसी देती है, तब बीएमसी उस पर परमिशन देती है। और देखिए आखिरकार मुहिम रंग लाई। बकरीद पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वही हुआ जैसा बीजेपी के विधायक ने कहा था। नंदकिशोर गुर्जर की अपील पर मुस्लिमों ने यहाँ केक काटकर बकरीद का ये जो पूरा त्योहार है वो मनाया। कुर्बानी वाली प्रथा को टाटा बाय बाय बोल दिया, यानी कि इको फ्रेंडली बकरीद का यहाँ आगाज हुआ। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ। इसे अपील कहे या फिर चेतावनी, लेकिन गाजियाबाद में नहीं चली मनमानी। बीजेपी के विधायक ने जो कहा, उनकी विधानसभा क्षेत्र के मुसलमानों ने ठीक वैसा ही किया। यहाँ कुर्बानी की जगह बकरों की तस्वीर के साथ केक काटा गया और बकरीद मनाई गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि अपील को ध्यान में रखते हुए विधायक के सुझाव पर यह बड़ा फैसला लिया गया। केक काटकर बकरा ईद मनाने का वीडियो भी सामने आया, जिसके जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग खास मैसेज यहाँ पर देते हुए नजर आए। हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आग्रह किया था इस ईद पर बकरा ना काटे। हम उनकी बात से सहमति रखते हुए इस ईद पर बकरे की जगह केक काटकर अपनी ईद मना रहे हैं। यानी जहां देश के कई राज्यों में बकरों की कुर्बानी दी गई, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिमों ने खास संदेश दिया। विदिशा के हैदरगढ़ गांव में बकरीद पर पाड़ा काटने को लेकर जमकर विवाद हो गया। गांव के भूरा मियां ने 3 दिन तक कुर्बानी के लिए पंचायत से लगातार अनुमति मांगी, लेकिन सरपंच ने नियमों का हवाला देकर मना कर दिया। ये मामला अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। और पाड़ा की कुर्बानी पर दिन भर खींचतानी चली, लेकिन फिर भी कुर्बानी हो नहीं पाई, जिससे भूरा मियां और उसके परिवार के लोग मायूस हो गए। मलाल ये रह गया, हमारी बड़े की कुर्बानी हो नहीं पाई। अफसोसजनक हमने नमाज पढ़ी गई, बकरे से काम चला पाए। पड़ो में जो गरीब थे वो हिस्से लेते थे। पड़ो होते आ रहे हैं लगभग नवाबी टाइम से। दरअसल हैदरगढ़ गांव में बकरीद के मौके पर भैंस का बछड़ा काटे जाने पर हिंदू समुदाय ने नाराजगी जताई, तो मुस्लिम समुदाय के भूरा मियां ने गांव की पंचायत को 3 दिन तक कुर्बानी के लिए अनुमति देने का आवेदन दिया, लेकिन पंचायत ने खुले में पाड़ा काटे जाने की अनुमति से इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्थानीय प्रशासन का मामला बताते हुए फटकार लगाई और जिला प्रशासन को सौंप दिया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को भी पाड़ा काटने की अनुमति के लिए पत्र लिखा। इस खींचतान में ईद भी निकल गई, लेकिन पाड़ा की कुर्बानी नहीं हो पाई। माहौल तनावपूर्ण हुआ तो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और अब भूरा मियां मायूस है और माहौल भी तनावपूर्ण है। इधर यूपी के मथुरा में बकरीद पर अनोखी पहल की गई। बकरों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से यहाँ विशेष पूजा अर्चना की गई और कुर्बानी के बाद यज्ञ का आयोजन भी किया गया।
ऐसा पहली बार हो रहा है जब जानवरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया गया। हिंदू संगठन ने उन बकरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन किया, जिनकी बकरी ईद पर कुर्बानी दी गई। धूप दीप और मंत्रों के साथ विशेष अनुष्ठान किया गया, आहुति दी गई और बकरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई। हालांकि आयोजकों का कहना है कि ये किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति संवेदना का प्रतीक है। भगवान से प्रार्थना की है कि आज के दिन जितने भी निर्दोष पशुओं की हत्या की है, निर्दोष गौ माता की हत्या की है, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए ये हवन किया गया है। तो बकरी ईद पर जहां एक और परंपरागत कुर्बानी दी गई, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इन बकरों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन करके एक नया संदेश देने की कोशिश की। बिहार में चुनाव है और ऐसे में अब सीटों का गुणा गणित सेट होने लगा है। किसके खाते में कितनी सीट जाएगी, और फिलहाल ये पूरी तरह से क्लियर तो नहीं है, लेकिन एनडीए में आपको बता दें 50-50 वाले फॉर्मूले पर करीब करीब नीतीश कुमार मोहर लगा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कल दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सीट बंटवारे को लेकर जमकर चर्चा की बात भी सामने आ रही है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीटों के समीकरण को सेट किया जाएगा। और बिहार के चुनावी चौसर में फिर से सरकार बनने के लिए पूरा एनडीए गुट एकजुट नजर आने वाला है, क्योंकि एनडीए में न चेहरे पर कंफ्यूजन है और न ही सीट बंटवारे की टेंशन। ऐसे में जो फॉर्मूला तय हुआ है उस पर भी करीब करीब सभी दलों की सहमति के पूरे आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के खाते में 101 से 102 सीटें जा सकती है। चिराग पासवान की पार्टी 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को भी 6 से 7 सीटें मिल सकती है। आरएलएम को भी 4 से 5 सीटें मिल सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलने वाली है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का जो फॉर्मूला तय हो रहा है उस पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारा तो दूर, विपक्षी गठबंधन में सीएम फेस की फाइट भी खत्म नहीं हो पाई। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ होने की चर्चा और तेज हो गई है। पहले दोनों नेताओं के बयान ने इस मुद्दे को हवा दी थी और अब उनके समर्थकों ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर दोनों के पोस्टर्स लगाए हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी दोनों भाइयों के एक होने की मांग कर रहे हैं। मुंबई के गिरगांव इलाके में दोनों भाइयों के एक साथ होने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में ये भी लिखा है कि 8 करोड़ मराठी जनता आपको एक साथ देखना चाहती है। इस पोस्टर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ठाकरे परिवार के एकजुट होने के लिए सार्वजनिक समर्थन मौजूद है। गठबंधन की अटकलों को लेकर सुप्रिया सुले ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। Well, I welcome the decision. They are a family and Balasaheb Thackeray's huge legacy. And if that legacy was continued by Uddhav ji and Raj ji, and if they are coming together, it's a very happy moment for us. गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कोई मैसेज नहीं बल्कि सीधे खबर देंगे। दरअसल मुंबई में जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज है। दिल्ली में मुफ्त वाली पॉलिसी में बदलाव की तैयारी हो रही है। अब तक दिल्ली वालों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त में मिल रहा था, लेकिन पुख्ता सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लाखों परिवारों को अब पानी का बिल भरना पड़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली में मुफ्त वाली योजनाओं पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि रेखा सरकार मुफ्त वाली पॉलिसी सिर्फ गरीबों तक सीमित रखने वाली है और बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सबसे पहले मुफ्त पानी पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के इलाकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में मुफ्त पानी का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि एच कैटेगरी में पहले की तरह फ्री पानी में सुविधा मिलेगी, यानी सिर्फ गरीबों को फ्री पानी का लाभ मिलेगा और गरीब परिवार को ही सब्सिडी मिलेगी। माना जा रहा है कि पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है और उन तमाम वाटर कनेक्शन को काट दिया जाएगा जिसमें एक ही घर में अलग अलग वाटर मीटर लगवाए गए हैं। दरअसल दिल्ली में मुफ्त पानी योजना की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जिसके बाद पिछले 11 साल से दिल्ली के लाखों घरों में फ्री में पानी की सुविधा मिल रही थी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड पर बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए मौजूदा सरकार इस योजना को सिर्फ गरीबों तक सीमित रखना चाहती है। ऐसे में लाखों लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है।
यूपी सरकार के सेंट्रल टैक्स में 50-50 की हिस्सेदारी वाली मांग पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें, अखिलेश इसे दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि बात सिर्फ इतनी है कि यूपी ने वित्त आयोग की बैठक में सेंट्रल टैक्स में 50% हिस्सेदारी और विशेष विकास योजनाओं के लिए अलग से धनराशि मांगी है। क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है और उसके हिसाब से प्रदेश की जरूरतें भी ज्यादा हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने अपनी मांगों को लेकर वित्त आयोग को अपनी मांगों का पत्र सौंपा है, जिसमें केंद्रीय करों में 9% इजाफा करने की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय कर में 41% हिस्सेदारी थी, यानी यूपी ने 50% हिस्सेदारी की मांग की है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने प्रदेश में विशेष योजनाओं के लिए अलग से धनराशि की भी मांग की है। प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा पेश किया। हालांकि इस मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार की इस मांग पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि अब समझ में आया डबल इंजन के बीच टकराहट का कारण। दरअसल ये झगड़ा इंजन से ज्यादा ईंधन का है, मतलब पैसों का है। दिल्ली वाले अपने को बड़ा मानकर लखनऊ वालों से ज्यादा रखना चाहते हैं, जबकि लखनऊ वाले अपने को बराबरी पर लाना चाहते हैं। राजस्थान में एक छात्रा ने शिक्षा मंत्री की क्लास लगा दी। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बारा पहुंचे थे। यहां पर एक छात्रा ने मंत्री जी से अंग्रेजी में बात करना शुरू किया तो मंत्री जी के कान यहां पर वो पकड़ते हुए नजर आए। जैसे ही छात्रा ने अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया तो शिक्षा मंत्री ने कान पकड़ लिए। शिक्षा मंत्री हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और छात्रा से हिंदी में बोलने को कहने लगे। इस पर फिर छात्रा ने शिक्षा मंत्री को भाषा की वैल्यू बताई। लेकिन मंत्री जी के बार बार हाथ जोड़ने पर छात्रा ने हिंदी में सवाल पूछे। माँ बाप समर्थ हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो माँ बाप समर्थ नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी में ही जाते हैं। लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, चाहे सरकार जितने भी इनिशिएटिव्स ले रही है, इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। पहले तो मंत्री जी छात्रा की अंग्रेजी से घबरा गए और फिर छात्रा ने जो सवाल दागे उससे बाद मंत्री जी की बोलती बंद हो गई। छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब तक बुलडोजर वाला हिसाब जारी है। दोनों जगह पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाकर यहां अवैध निर्माण को पल भर में नस्तनाबूद कर दिया। देखिए कैसे नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है और अपने वार से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। आरोप है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर वहां पर सब कुछ समतल कर दिया। पीले पंजे की यह कार्रवाई पंजाब के मोगा में हुई, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ। इस दौरान लोगों ने हंगामा भी किया। पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा है और आलम यह है कि बकरीद पर भी पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद के पानी को तरस रही है। भारत की जल कूटनीति ने पाकिस्तान को बुरी तरह से असहज कर दिया है और वहां पानी पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। और पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझते पाकिस्तान में आवाम सड़कों पर उतर आई है। हालात तब और बेकाबू हो गए जब बकरीद के मौके पर भी पाकिस्तान में पानी की जबरदस्त किल्लत है और इसलिए जनता से लेकर नेता तक सब पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई के नेता इसे सिंध बनाम पंजाब बता रहे हैं। बकरीद पर पानी के बिना पाकिस्तान प्यासा है। पीटीआई के नेता लगातार शहबाज एंड कंपनी से जवाब मांग रहे हैं और ऐसे में मियां शहबाज को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो आखिर क्या करें और कहें तो किससे कहें। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भारत को गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। इस बीच सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे हैं और सिंधु जल संधि बहाल करने की गुहार लगाई है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान का गला सूख रहा है। द अमेरिका पार्टी एलन मस्क के एक्स पोस्ट के बाद ये सवाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है कि क्या अगला अमेरिकी चुनाव ट्रंप वर्सेस मस्क होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप में अब दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एलन मस्क के एक्स पोस्ट के बाद तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका में वो नई पार्टी बना सकते हैं, यानी एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में अब आर पार की लड़ाई है। मस्क की नई पार्टी की बात ने अमेरिका के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।
मस्क ने अपनी नई पार्टी का नाम द अमेरिका पार्टी रखने का इशारा दिया है, जो उनके मुताबिक 80% लोगों की नुमाइंदगी करेगी। यानी ये इस बात का संकेत है कि अमेरिका में मस्क नई पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम द अमेरिका पार्टी हो सकता है। दरअसल एलन मस्क ने ट्रंप सरकार के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की जमकर आलोचना की थी और उसे एक घिनौना बिल करार दिया था, जिसके बाद ट्रंप और मस्क में दूरियां बढ़ी और अब मस्क ने नई पार्टी बनाने का ऐलान करके अमेरिका की राजनीति में नई हलचल और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए टेंशन पैदा कर दी है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में बेजोड़ दोस्ती थी। चुनाव के दौरान मस्क ने ट्रंप का साथ दिया था। ट्रंप के सपोर्ट में $220 मिलियन से ज्यादा की मदद भी की थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार आ गई है और सवाल ये है कि क्या मस्क नई पार्टी बनाकर ट्रंप को बड़ी चुनौती दे पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि क्यों ये हालात पैदा हुए हैं। देखिए, अमेरिकी इतिहास में अब तक 2 पार्टियों का राज लगातार चलता आया है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा हमने देखा कि बार बार जब चुनाव का ये दौर आया था तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मदद की थी एलन मस्क ने, और उसके बाद तस्वीरें बदलती गई है। एक रिपोर्ट देखिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे। देखिए किस तरह से जो एलन मस्क है और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो तल्खी है उसको सबके सामने हमने देखा किस तरह से रखा गया, और उसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या इन दोनों के बीच जो हालात है वो अब और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। इन सब के बीच आपको अगली खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी यह खबर है। पूरी खबर क्या है एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की नीति कागजों में नहीं बल्कि सड़क पर दिख रही है। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन की टीम ने अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की, जिसके बाद लोगों ने यहां पर बवाल कर दिया और शहर की हवा बदल गई। इमिग्रेशन एजेंसी और लोकल पुलिस एक साथ एक्शन में उतरी। शहर के कई हिस्सों में एक साथ छापेमारी की। उधर इस कार्रवाई के खिलाफ लोग भी सड़कों पर उतर आए। फिर देखते ही देखते यहाँ हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस को घेरा गया और सड़कों पर टकराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ने लगे। पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। फिर सामने आई अमेरिका की असली ताकत। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। देखिए कैसे पुलिस की टीमें यहाँ कार्रवाई कर रही हैं। आईसीई के मुताबिक इन छापेमारियों में करीब 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉस एंजलिस में जो हुआ वो केवल एक शुरुआत है। ये अमेरिका की नई दिशा है। जो गलत तरीके से अमेरिका में आए उनके लिए अब दरवाजे बंद हैं, क्योंकि ये न्यू अमेरिका है और यहाँ अवैध तरीके से रहने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। और देखिए, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही नकली निकल जाए और अस्पताल सिर्फ बिल बनाने की दुकान हो तो मरीज का भगवान ही मालिक है। कुछ ऐसी ही खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई है। तो ये अभी कब से क्लोज है यहाँ पे? 2 महीने हो गए। अब जरा सोचिए, एक बंद हो चुके हार्ट सेंटर में 50 से ज्यादा दिल के मरीजों का ऑपरेशन, वो भी एक ऐसे शख्स ने किया जो खुद फर्जी डिग्री पर डॉक्टर बन गया। यहाँ पर तीसरी मंजिल पर जो हार्ट सेंटर बनाया गया है, जो पीपीपी मॉडल पर हार्ट सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर आरोप है डॉक्टर पंकज मोहन ने अपने हमनाम डॉक्टर का नाम इस्तेमाल कर यहाँ पर 55 सर्जरी की, और जिसमें आरोप है कि उसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। नाम है हार्ट केयर सेंटर, लेकिन यहाँ दिल की नहीं सीधे जिंदगी की सर्जरी कर दी जाती है, वो भी एक ऐसे डॉक्टर के हाथों जिसे स्टेथोस्कोप पहनने से पहले यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है कि ये होता कैसे है। अब उसी फर्जी डॉक्टर के हाथों 3 मरीजों की मौत हो गई, और जब मामले का खुलासा हुआ तो मरीजों के हाथ पैर फूल गए। हार्ट सेंटर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में है, जहाँ नकली डॉक्टर को नौकरी पर रखा गया था। पंकज मोहन के नाम से फर्जी डॉक्टर था, जो दूसरे डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्जरी कर रहा था। इसका खुलासा 3 मरीज की मौत के बाद हुआ। डिग्री नहीं, अनुभव नहीं, मेडिकल रजिस्ट्रेशन तो दूर, इस डॉक्टर की सबसे बड़ी योग्यता थी फर्जीवाड़ा, और यूट्यूब देख कर मरीजों का इलाज करने लगा। तो जनाब, अगली बार अस्पताल जाएं तो डॉक्टर की डिग्री जरूर पूछे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का MBBS निकले। वहीं राजा सोनम का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मिस्ट्री और भी ज्यादा उलझ गई। आपको बता देते हैं, लापता होने के 10 दिन के बाद पति राजा का शव बरामद हुआ, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इस पूरे हत्याकांड में अब अपहरण और बांग्लादेश में मानव तस्करी का एंगल भी जुड़ गया है। आखिरी बार राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल के बाहर स्कूटी पर नजर आए, और ये वीडियो है जब राजा और सोनम आखिरी बार होटल के बाहर नजर आए। शिलोंग में स्कूटी से दोनों एक होटल में आते दिखे। ये वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है, और इसके कुछ मिनटों के बाद ही दोनों लापता हो गए।
राजा के परिजनों का कहना है कि बांग्लादेशी गैंग सोनम का अपहरण कर अपने साथ ले गई, क्योंकि शिलोंग बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और उस इलाके में बांग्लादेश का मानव तस्कर गैंग पूरी तरह एक्टिव है। इस बीच मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने मेघालय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन रघुवंशी का आरोप है कि मेघालय में इस तरह की वारदात अक्सर होती है। तक वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है, लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 को पहले, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटा ही नहीं है। राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है। सोनम रघुवंशी का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। राजा का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई सोनम बांग्लादेश में है। क्या राजा को मारने के बाद सोनम के साथ कोई बर्बरता हुई? आखिर कब तक परिवार सोनम का इंतजार करता रहेगा? खबरों में आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के वीआईपी दर्शन के लिए बाउंसर बिजनेस का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये लोग वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को काफी समय से ठग रहे थे। इस एजेंसी ने माधव बाउंसर ग्रुप नाम से सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना रखा था। बांके बिहारी के वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ये ठगते थे। मंदिर के अंदर भी श्रद्धालुओं को बाउंसर उपलब्ध करवाते थे और इसका वीडियो बनाकर लगातार सोशल मीडिया पर माधव बाउंसर ग्रुप प्रचार करते थे। वीआईपी दर्शन करने के लिए एजेंसी ने बाकायदा रेट भी यहाँ पर फिक्स किया हुआ था। और इस ग्रुप ने बांके बिहारी मंदिर के आम लोगों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें लिखा कि बांके बिहारी की भीड़ से बचकर वीआईपी दर्शन करने हैं तो उनके बाउंसर्स इसके लिए मौजूद हैं और इसके लिए बाकायदा शुल्क भी लिया जाने लगा। भीड़ से बचकर बांके बिहारी के वीआईपी दर्शन करने के लिए एजेंसी ने बाकायदा रेट भी किए थे। एजेंसी ने एक बाउंसर के 1000 रुपए तय किए थे। साथ ही महिला बाउंसर के 1200 रुपए, बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी के 1600 रुपए और वीआईपी दर्शन करने के प्रति व्यक्ति 200 रुपए अलग से रेट फिक्स थे। एजेंसी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बनाए गए पेज पर इस तरह के फोटो वीडियो भी शेयर किए। मंदिर प्रबंधन की शिकायत के बाद पुलिस ने एजेंसी के 2 लोगों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। कुछ बाउंसर एजेंसी के लोग पैसे लेके मंदिर में दर्शन कराते हैं और इस आशय का वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार भी कर रहे थे। इस संबंध में तत्काल वृंदावन में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं, रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मथुरा और वृंदावन में रोजाना ही बड़ी संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यही वजह है कि ज्यादातर मंदिरों में भीड़ रहती है। इसलिए इन बाउंसर ग्रुप ने इस तरह का वीआईपी दर्शन का खेल रचा और लोगों की आस्था के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही थी। मोहब्बत क्या न करा दे इंसान से। अब यूपी के शहजाद को ही सुन लीजिए। बिहार में भाईजान फर्जी जीएसटी अफसर बन गए। वर्दी की झूठी रौब के दम पर गर्लफ्रेंड के घर वालों को शादी के लिए मना लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही शातिर आरोपी है जिसने शादी करने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि पुलिस से लेकर परिवार वाले भी हैरान हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर युवती से शादी करने वाला आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है और युवती से निकाह करने के लिए गजब खेल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सीजीएल की लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया और दूसरे का नाम एडिट कर अपना और पिता का नाम लिख दिया। शहजाद की पत्नी को शादी के 6 महीने बाद पूरी जालसाजी का पता चला तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानेदाही पर 2 फर्जी वर्दी फोटो लगा आई कार्ड और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। और देखिए, कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और अब इस कहावत को सच साबित करता हुआ एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जंगल का राजा शेर सड़क पर सो रहे शख्स के पास पहुंचा और आगे जो कुछ भी हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। वीडियो में शख्स सड़क किनारे सोता दिख रहा है। आसपास सन्नाटा है, कोई हलचल नहीं है, लेकिन तभी भारी कदमों से शेर आता है और टहलते हुए सीधे उसके पास पहुंच जाता है। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है। शेर का मुंह इंसान के सिर से चंद इंच की दूरी पर था। दिल दहला देने वाला पल जब लगा कि शिकारी अब शिकार करेगा। कुछ सेकंड को जैसे सांसें थम गई, लेकिन फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। शेर ने उस शख्स को सूंघा, देखा और बिना कुछ किए वापस मुड़ गया। न दहाड़, न पंजा, न हमला। ये जंगल का राजा था, लेकिन उसने इंसान को कुछ नहीं किया, मानो वो उसे देखने आया हो और फिर लौट गया हो। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं, तो कुछ ने इसे कुदरत का करिश्मा कहा है।
वृंदावन में बंदरों की शरारत से श्रद्धालु अक्सर परेशान होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने आए एक श्रद्धालु के उस वक्त पसीने छूट गए जब एक बंदर उनके हाथ से बैग छीन के ले गया, जिसके बाद आपको बता दें जानकारी ये है कि उसमें 20 लाख रुपए के हीरे थे। बंदर जैसे ही हीरे वाला बैग छीनकर भागा, चीख पुकार मच गई। श्रद्धालु बंदर के पीछे भागने लगे। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन बंदर से बैग नहीं ले सके। इसके बाद पुलिस से मदद ली गई। फिर 8 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बंदर को पकड़ा गया। जब वो दर्शन करके निकल के बाहर जा रहे थे, उसी दौरान बंदर उनका लेके चला गया था। पुलिस जो चौकी इंचार्ज हमारे बाकी बिहारी के और जो उनकी टीम है, उनके द्वारा इसमें काफी प्रयास किया गया और झाड़ियों के बीच ले जाकर उनका पर्स बरामद करके जो श्रद्धालु आए थे उनको पुरस्कृत किया गया। बैग में हीरे का हार, 2 अंगूठी, 2 कान के टॉप्स के अलावा चांदी की 3 पायजेब और नकद रुपए थे। पूरा सामान मिलने पर अभिषेक अग्रवाल ने वृंदावन पुलिस को थैंक्स कहा। मध्य प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ पर चोर घरों के साथ साथ मंदिरों को भी लगातार निशाना बना रहे। राजगढ़ में एक चोर ने मंदिर को ही अपना निशाना बना लिया। सीसीटीवी तस्वीरें हैं राजगढ़ के खौरी महादेव मंदिर की हैं, जहां शातिर चोर ने मंदिर में दाखिल होते ही दान पेटी का ताला तोड़ दिया। 2 दान पेटी का ताला भारी पत्थर से तोड़ दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं चोर दबे पांव मंदिर में दाखिल हुआ और दान पात्र को तोड़कर उसमें रखा चढ़ावा निकालकर भाग जाता है। सुबह मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर को खोला तो वहां के हालात को देखकर दंग रह गए। चोरी की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल तकनीकी खराबी के बाद हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां पर हेलीकॉप्टर का हिस्सा कार पर गिरकर टूट गया। इसमें कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान को भी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें उस वक्त हैं जब हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिससे वहां मौजूद लोगों भागते दिखे। वहीं गनीमत रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना उसका क्या हश्र होता आप सोच ही सकते हैं। हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई हैं। वहीं सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भले ही सही वक्त पर हो गई, लेकिन जिस तरह वो कार पर गिरा उसने साफ कर दिया पहाड़ी राज्य में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। हादसा टला, लेकिन अलर्ट बढ़ गया है। Zee News।